आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गैस स्टेट का अगला टॉपिक है। हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ लिया, उससे जो अप्लीकेशन उसका था डेंसिटी ऑफ गैस वो भी कर लिया है। तो अगला टॉपिक है डिफ्यूज़न इफ्यूज़न। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न होता क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफ्यूज़न आपने बहुत पहले भी बहुत बार सुना होगा, बट इफ्यूज़न आपके लिए एक नया टर्म है। डिफ्यूज़न सिंपली बहुत जगह यूज़ करते हैं, जैसे कि डिफ्यूज़न ऑफ गैसेज, मतलब गैस का जो मिक्स हो जाता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस, इसको डिफ्यूज़न कहते हैं। तो चलिए देखते हैं डिफ्यूज़न क्या होता है। तो डिफ्यूज़न इज़ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसेज। अगर दो या दो से अधिक गैस है, वो इंटरमिक्स कर रहा है, आपस में मिक्स हो गया है, तो उसको हम लोग डिफ्यूज़न कहते हैं। किसी भी तरीके से नहीं बोल रहे हैं कि होमोजेनियसली, मतलब एक जैसा मिक्स हो या फिर अलग अलग मिक्स हो, लेकिन मिक्स होना चाहिए एक दूसरे से। जैसे यहाँ से एक बॉटल है और यहाँ पे एक बॉटल है, यहाँ पे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, अगर दोनों को ढक्कन खोल के छोड़ देते हैं, यहाँ से जो गैस, मान लो इसमें कुछ गैस भरा है, तो ये निकल के हवा में मिक्स हो जाता है, ठीक है, और आपस में भी मिक्स होकर के इतना दूर में मिक्स होकर रह जाता है। तो ये हो जाता है डिफ्यूज़न। इसका एक सिंपल एग्जांपल परफ्यूम का आप ले सकते हैं। जब परफ्यूम हम लोग लगाते हैं तो वो कुछ कुछ क्या होता है, हम लोग को हर जगह फ्रेग्रेंस महसूस होता है ना, हर जगह महकता है वो। तो वो क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है। जो फ्रेग्रेंस हम लोग अपने बॉडी पे मारते हैं, वहाँ से वो हवा में मिक्स होता है, डिफ्यूज़ होता है, उसी को डिफ्यूज़न कहते हैं। डिफ्यूज़न सॉलिड्स में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैसेस में भी हो सकता है। डिफ्यूज़न का एक लिक्विड में एग्जांपल लेते हैं, जैसे होली में हम लोग खेलते हैं, अगर रंग खेलते हैं तो रंग क्या होता है, थोड़ा सा पानी में डालते हैं, वो मिक्स हो जाता है पूरा, तो वो भी एक तरह का डिफ्यूज़न है। वहाँ पे हम लोग रंग पानी में डाले और पानी में वो बहुत अच्छे तरह से मिक्स हो गया। तो गैसेस स्टेट में हम लोग सिर्फ गैसियस डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन डिफ्यूज़न तीनों का होता है, सॉलिड्स, लिक्विड, गैस, तीनों का डिफ्यूज़न होता है। और सॉलिड में एग्जांपल ले सकते हैं अलॉयज़ का, जैसे हमारे पास स्टील आता है, एल्यूमिनियम आता है, तो एल्यूमिनियम में बहुत सारा छोटा छोटा एलिमेंट कम मात्रा में मिक्स किया रहता है, तो वो भी डिफ्यूज़न की तरह ही होता है। वो भी डिफ्यूज़न करके ही उन सबको मिक्स किया जाता है। तो डिफ्यूज़न बहुत ही कॉमन टर्म है, हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, फील भी करते हैं। अब देखते हैं इफ्यूज़न क्या होता है। तो इफ्यूज़न, इट इज़ कमिंग आउट ऑफ अ गैस फ्रॉम सिलेंड्रिकल थ्रू अ पिन होल। ये बोल रहा है कि कोई भी कंटेनर है, उसके किसी छेद से अगर गैस बाहर आ रहा है, कोई उसमें छोटा सा होल हो, कोई छोटा सा छेद है, उससे अगर कोई गैस बाहर आ रहा है, वो मिक्स हो रहा है, तो उसको हम लोग इफ्यूज़न कहते हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बट फिर भी एक तरह से क्या कह सकते हैं कि डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न में सिर्फ इतना फ़र्क है कि डिफ्यूज़न रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि गैस कैसे मिक्स हो रहा है, मतलब वो एक साथ बहुत ज़्यादा निकल रहा है या बहुत कम निकल रहा है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन इफ्यूज़न में क्या है कि एक छोटे से होल से निकलना चाहिए। जैसे अगर ये कंटेनर है, ऐसे अगर कंटेनर, इसमें छोटा सा छेद है, तो इसी से गैस बाहर ऐसे ऐसे निकलेगा, ठीक है। और डिफ्यूज़न में ऐसा कुछ नहीं था, डिफ्यूज़न कैसे भी मिक्स हो, बस मिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन, एवरी इफ्यूज़न लीड्स टू डिफ्यूज़न। बोल रहा है कि हर इफ्यूज़न से डिफ्यूज़न होगा ही, क्योंकि जैसे ही गैस बाहर निकला तो वो डिफ्यूज़ तो करेगा ही। लेकिन एवरी डिफ्यूज़न नीड नॉट टेक प्लेस ड्यू टू इफ्यूज़न। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर डिफ्यूज़न इफ्यूज़न की वजह से ही हो। इफ्यूज़न नहीं भी है फिर भी डिफ्यूज़न हो सकता है। जैसे कि कोई बड़ा कंटेनर है, उसमें छेद नहीं है, पूरा कंटेनर ही ऊपर से हम खोल दिए, तो वो क्या है, डिफ्यूज़न नॉर्मल है, उसमें इफ्यूज़न का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन इफ्यूज़न क्या है, इफ्यूज़न होगा तो डिफ्यूज़न टेक प्लेस करेगा, ये पक्का है, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न के बीच का। अब चलिए देखते हैं कि हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि जो डिफ्यूज़न का रेट है, बार बार दोनों टर्म यूज़ नहीं करेंगे, डिफ्यूज़न या इफ्यूज़न दोनों में से एक ही मतलब होता है। अगर इफ्यूज़न का रेट निकाल रहे हैं तो वो डिफ्यूज़न का भी रेट होगा, और डिफ्यूज़न का रेट है तो वो इफ्यूज़न का भी रेट होगा। तो चलिए एक ही यूज़ करते हैं, डिफ्यूज़न यूज़ करेंगे पूरा लेक्चर में। तो डिफ्यूज़न का रेट क्या होता है, मतलब किस रेट से, किस दर से वो मिक्स हो रहा है मतलब इन्वायरमेंट में। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है इसका। तो देखते हैं रेट ऑफ डिफ्यूज़न या इफ्यूज़न क्या होता है। मतलब आप एक नॉर्मल अगर सोचा जाए, ज़्यादा कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं, सिंपली सोचा जाए तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ गैस कमिंग आउट, मतलब कि कितना गैस बाहर आ रहा है, और टाइम टेकन। किसी चीज़ का रेट कैसे निकालते हैं, जितना वो हो रहा है बटा टाइम। कोई भी चीज़, जैसे कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होता है, जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डिवाइड बाई टाइम। तो उसी तरह रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होगा, अमाउंट ऑफ गैस कमिंग आउट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। जितना गैस बाहर आ रहा है और उसको डिवाइड किससे किए हैं, टाइम टेकन से, उतना गैस बाहर आने में कितना टाइम लगा। चलिए ये हो गया रेट। अमाउंट ऑफ गैस शुड बी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। अमाउंट हमेशा नंबर ऑफ मोल्स में होना चाहिए कि 2 मोल पर
पर मिनट या 10 मोल पर मिनट या फिर 2 लीटर पर मिनट, कभी भी ग्राम में नहीं हो सकता है, क्योंकि गैस है। यहाँ पे हम लोग ग्राम का मतलब कोई वैल्यू नहीं रहता है, सिर्फ वॉल्यूम को हम लोग महत्व देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ गैस को हमेशा किस में लेना है, नंबर ऑफ मोल्स में या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस में हमेशा, और नोट मास के मास में नहीं लेना है, नोट इन मास, मतलब ग्राम में नहीं लेना है। यूनिट क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूज़न का यूनिट क्या होगा, L/S या M मोल्स बाई एस। ठीक है, मतलब लीटर पर सेकेंड या मोल्स पर सेकेंड या फिर मोल्स पर आवर। ये अगर बड़ा बहुत धीरे धीरे निकल रहा है तो सपोज़ 2 घंटे में 1 मोल निकल रहा है तो वहाँ पे मोल्स पर आवर हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत फास्ट निकल रहा है तो मोल्स पर सेकेंड। जनरली ऐसा होता नहीं है, हमेशा ज़्यादातर आप खुद सोच सकते हैं 1 सेकंड में कितना गैस निकलेगा। अगर एक छोटा सा यहाँ कंटेनर, आपके घर में अगर कोई कंटेनर होगा, जैसे ये कंटेनर है, तो यहाँ पे अगर कोई इसमें गैस भरा हुआ है तो 1 सेकंड में कितना निकलेगा, 1 सेकंड में 25-30 लीटर तो नहीं निकलेगा गैस, थोड़ा बहुत निकलता है, 1 लीटर 2 लीटर। तो जनरली यही लिया जाता है, मोल्स पर आवर या मोल्स पर मिनट, कुछ भी हो सकता है, या लीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा रेट ऑफ डिफ्यूज़न हो गया। और उसका यूनिट, रेट ऑफ डिफ्यूज़न का यूनिट क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता क्या है, ये था। अब हम लोग देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इफ्यूज़न / डिफ्यूज़न। तो कौन कौन सा फैक्टर्स है जो रेट को इफ़ेक्ट करेगा, कि तेज़ी से डिफ्यूज़ होगा या स्लोली डिफ्यूज़ होगा, ये क्या किस पे डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं। इफ्यूज़न या डिफ्यूज़न इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। ये तो आप खुद सोच सकते हैं ना, अगर प्रेशर गैस का ज़्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर कोई सिलेंडर रहता है, प्रेशर वाला सिलेंडर है, अगर सपोज़ हम लोग मान लेते हैं कि प्रेशर ऑफ सिलेंडर है, इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसका P हाई है। जैसे कि हमारा घर का गैस सिलेंडर होता है, तो वहाँ से अगर छोटा सा भी छेद अगर हम लोग कर देंगे तो बहुत तेज़ी से गैस बाहर निकलता है, बहुत तेज़ी से, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा। अगर छोटा बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ गैस। ये एनर्जी से डिपेंडेंट होता है। ये आप जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़िएगा, मतलब एक चैप्टर है, उसमें आपको समझ में आएगा कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T क्यों होता है। इसका एक सिंपल मतलब आप समझ सकते हैं ना, कि देखिए जब टेम्परेचर गैस का बढ़ता है तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं। बहुत तेज़ी से अगर वाइब्रेट करेंगे तो छोटा मोटा जो होल्स है, जो भी चीज़ है, उससे निकलने में इसको बहुत मुश्किल होता है, मतलब निकल नहीं पाता है जल्दी। तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न थोड़ा थोड़ा कमते जाएगा, क्योंकि वो जो काइनेटिक एनर्जी होता है मॉलिक्यूल्स का वो बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ T काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो वो आपस में ही कोलाइड करके बाहर नहीं निकल पाता है जल्दी, छोटे से छेद से, इतने छोटे छेद से टकरा के ऐसे से बाहर जल्दी नहीं निकल पाता है। तो इसीलिए इफ्यूज़न डिफ्यूज़न इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ गैस। टेम्परेचर ऑफ गैस के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिन होल। ये तो सिर्फ आप खुद सोच सकते हैं ना, जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा निकलेगा। अगर ये पिन होल है तो ये इसका एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा गैस निकलेगा। ये तो एक नॉर्मल लॉजिकल आदमी भी सोच सकते हैं कि कितना ये कुछ ईजी चीज़ है कि समझना, कि अगर एरिया बड़ा होगा तो ज़्यादा निकलेगा। जैसे कि एक पाइप है, पाइप का जितना बड़ा पाइप होता है उतना ज़्यादा पानी निकलता है ना, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया रेट ऑफ डिफ्यूज़न में इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब अगला क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ गैस। बोल रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ M, मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतना स्लोली वो डिफ्यूज़ करेगा। इसका क्या रीज़न है कि जितना ज़्यादा मास है उसको आगे बढ़ने में उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगा ना। जैसे कि आप खुद एक नॉर्मल इंसान के तौर पे लेते हैं, जिसका मास ज़्यादा है वो तेज़ी से नहीं दौड़ सकता है ना। जो बहुत ज़्यादा वजनी मोटा रहता है वो तेज़ नहीं दौड़ पाता है। कोई भी चीज़ यूनिवर्स में, कोई भी चीज़ जो ज़्यादा भारी रहेगा बाकियों के मुकाबले, वो उससे धीरे दौड़ेगा या फिर धीरे चलेगा। तो उसी तरीके से जो भारी मॉलिक्यूल्स रहता है, जो गैस का मॉलिक्यूल्स जो भारी रहता है वो तेज़ी से नहीं डिफ्यूज़ हो पाता है, वो धीरे धीरे डिफ्यूज़ होता है। तो इस तरीके से ये रेट ऑफ डिफ्यूज़न इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास हो जाता है। ये आपको ग्राहम्स लॉ अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी देखेंगे कि ग्राहम्स लॉ में इसी के बारे में बताया गया कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न मोलिकुलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कैसे रिलेशन निकलता है उन दोनों के बीच। तो क्या बोल रहे हैं, चारों एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला बोल रहा है फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ इफ्यूज़न या डिफ्यूज़न में क्या होगा,
ये रेट ऑफ डिफ्यूज़न या डिफ्यूज़न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा। दूसरा क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के स्क्वायर रूट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आर डी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/√T, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसके मुकाबले, उसका स्क्वायर रूट के मुकाबले रेट ऑफ डिफ्यूज़न घटते जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बोल रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा। सिंपल बात है, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा गैस निकलेगा, गैस के जितना निकलेगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ गैस, बोल रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ गैस, जितना ज़्यादा मोलिकुलर मास होगा वो उतना ज़्यादा भारी मोलिक्यूल होगा। भारी मोलिक्यूल घुलने मिलने में उसको टाइम लगता है, ये एक यूनिवर्सल चीज़ आप समझ सकते हैं। कोई भी मोटा चीज़, कोई भी मोटा आदमी तेज़ नहीं दौड़ सकता है, तेज़ी से उधर नहीं भाग सकता। उसी तरीके से गैस में भी होता है, जो भारी मोलिक्यूल्स है वो तेज़ी से डिफ्यूज़ नहीं हो पाता है, धीरे डिफ्यूज़ होता है बाकियों के मुकाबले। तो ये चारों रिलेशन था कि जो फैक्टर्स था जो कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न या डिफ्यूज़न को इफेक्ट करता है। अब चलिए पढ़ते हैं ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास एंड डेंसिटी। मोलर मास एंड डेंसिटी कुछ भी ले सकते हैं। तो बोल रहा है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास, और उसको या फिर डेंसिटी भी ले सकते हैं। समझ रहे हैं ना? ये हो गया रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर। अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे देखिए मैंने बताया था आपको, यहाँ मोलर ग्राहम्स लॉ में इसको अच्छे से पढ़ना है कि रिलेशन इन दोनों के बीच क्या होता है। तो आर डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√ऑफ मोलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी स्मॉल डी लिखते हैं, सॉरी, डेंसिटी मतलब जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा, ये तो नॉर्मल बात है ना, मास ज़्यादा मतलब डेंसिटी ज़्यादा। एम इज़ प्रोपोर्शनल टू डी, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा डेंसिटी होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√ऑफ मास या 1/√ऑफ डेंसिटी। ये हो गया रेट ऑफ डिफ्यूजन / डिफ्यूजन। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना, R1/R2 इज इक्वल टू M2/M1। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, R1 इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेते हैं, R1 इज इक्वल टू 1/√ऑफ M1, R2 इज इक्वल टू 1/√ऑफ M2। अब R1/R2 कर देते हैं तो क्या होगा, M2 ऊपर चला जाएगा, M1 नीचे आ जाएगा। तो R1/R2 इज इक्वल टू √M2/M1 इज इक्वल टू D2/D1, सॉरी, D2/D1। तो R1/R2 इज इक्वल टू √M2/M1 इज इक्वल टू D2/D1। ये हो गया हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन या डिफ्यूजन का फॉर्मूला या रिलेशन। एक अगर आपको एक का रेट दिया है और एक का मोलर मास दिया है तो दूसरे का रेट और मोलर मास कैसे निकालता है, इस इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले, इफ़ डिफ्यूजन रेट ऑफ ऑक्सीजन इज x, देन फाइंड द डिफ्यूजन रेट ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ, सेम टेम्परेचर प्रेशर आपको जनरली दिया ही रहेगा, मतलब कांस्टेंट ही दिया रहेगा ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी हो। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, R1/R2 इज इक्वल टू M2/M1 देखे थे ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, मास ऑफ M1 क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 32, M2 क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन, ये इक्वल टू हो जाता है 2, यानी कि एक 32 है एक 2 है। तो R1 कितना है, सॉरी R1 भी लिख लेते हैं, R1 इक्वल टू x। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं सिंपली, x/R2 इज इक्वल टू M2 कितना है 2 और ये कितना है 32 इज इक्वल टू 1/√16, या x/R2 इज इक्वल टू 1/4, या R2 इज इक्वल टू 4x। मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, 4 गुना होगा ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का रेट अगर x है तो हाइड्रोजन का रेट कितना होगा, 4x हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक एप्लीकेशन, देख रहे हैं, क्वेश्चन करके हमने देख लिया कि कैसे अप्लाई करना है इस फॉर्मूले को। तो दिख रहा है ना आपको, डिफ्यूज़न रेट दिया है एक का, दूसरे का मोलर मास दिया है और डिफ्यूज़न रेट निकालना है। तो मास का वैल्यू पुट किए, डिफ्यूज़न जिसका जो दिया है उसका वैल्यू पुट किए, तो जो अननोन है वो अपने आप आ गया। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ़ डिफ्यूज़न रेट ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज x, देन फाइंड द डिफ्यूज़न रेट ऑफ हाइड्रोजन एट 627 डिग्री सेल्सियस। चलिए ये भी सॉल्व करके देख लेते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ डिफ्यूज़न का डिपेंडेंसी पढ़ा था ना, किसके प्रोपोर्शनल था, 1/√T के प्रोपोर्शनल था।
ठीक है। तो सबसे पहले R1 एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का है K/1/√300 है ना। टेम्परेचर कितना 27 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे टेम्परेचर 300 हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं R2 निकालते हैं तो R2 क्या हो जाएगा K/√, ये टेम्परेचर कितना है 627 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 900। ठीक है। तो यहाँ पे R2 क्या हो जाएगा K/900 √900। तो अब x/R2 निकालते हैं, तो x/R2 इज इक्वल टू √900 डिवाइड बाई √300 इज इक्वल टू √3। R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा x/√3। दिख रहा है ना आपको, जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो ये रेट कम गया। ये हो गया हमारा रेट का डिपेंडेंसी, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। देख लीजिए यहाँ पे क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर हमने पढ़ा था। तो उसी को अप्लाई करके हमने यहाँ पे देखा कि जब स्क्वायर रूट ऑफ इन्वर्स ऑफ स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे हमने सिंपली R1/R2 का वैल्यू एक इक्वेशन निकाल लिया, x/R2 इज इक्वल टू 900/300, तो ये आ गया √3। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से R2 इज इक्वल टू x/√3। तो हम देख रहे हैं जैसे टेम्परेचर 3 गुना बढ़ा तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न √3 टाइम्स कम गया। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हमने 2 करके देख लिया कि ग्राहम्स लॉ क्या कहता है और ये रेट ऑफ इफ्यूज़न या डिफ्यूज़न क्या होता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, इसमें देख लेते हैं एक बार रिकैप करके क्या क्या है। तो रेट ऑफ इफ्यूज़न डिफ्यूज़न निकालना था, तो सबसे पहले देखते हैं डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 गैसेज है। इफ्यूज़न कमिंग आउट ऑफ गैस फ्रॉम अ होल, अगर कोई छोटा सा छेद है उससे कोई गैस बाहर आ रहा है तो उसको हम लोग इफ्यूज़न कहते हैं। एवरी इफ्यूज़न लीड्स टू डिफ्यूज़न, मतलब हर इफ्यूज़न से डिफ्यूज़न होगा, लेकिन हर डिफ्यूज़न जरूरी नहीं कि इफ्यूज़न की वजह से ही हो। हर इफ्यूज़न से तो डिफ्यूज़न होगा ही, जनरल सा बात है, लेकिन कोई भी ऐसा डिफ्यूज़न हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि डिफ्यूज़न से इफ्यूज़न की वजह से डिफ्यूज़न हुआ है। अब रेट ऑफ इफ्यूज़न डिफ्यूज़न हमने यहाँ देख लिया ऊपर के। उसके बाद हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग देखा, फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करता है। उसके बाद ग्राहम्स लॉ, उसी में से एक फैक्टर्स का जो ग्राहम्स लॉ ने बताया था कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m है। उसके बाद हमने 1-2 क्वेश्चन करके देखा यहाँ पे कैसे करके हम लोग रेट निकालते हैं। ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, अब अगले लेक्चर में हम लोग आगे का टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे।